क्या एक एक्टिव सेक्सुअल लाइफ अगर आपकी है तो ही आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ है? ऐसे ये सही है या गलत है? सो इट इज़ अ मिथ। ऐसे क्या कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको लेके लोग ज़्यादातर आपको अप्रोच करते हैं? ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल लड़कों में कॉमनली देखा गया है ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो देखिए, बहुत सारे लोग एक्चुअली अवेयर नहीं हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड एज वैजिनिस्मस। तो इसमें क्या होता है, जब कपल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाते हैं तो जो फीमेल पार्टनर होते हैं वो सडनली फील करते हैं कि उनका जो इनर थाई मसल्स है या फिर जो जेनाइटल एरिया है वो टाइट हो गया है, और उसकी वजह से जो मेल है उनका जो जेनाइटल पार्ट है वो अंदर जा नहीं पा रहा है और वो बार बार थोड़ा सा पुश कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि ग्रोइंग अप जैसे फीमेल्स को बोला गया है कि सेक्स इज़ बैड, इट शुड नॉट बी डन, या फिर सेक्स करेंगे तो बहुत दर्द होगा, या कुछ फीमेल्स ये भी आके बोलते हैं कि मुझे ऐसा डर लगता है कि वो अंदर जाएगा तो बहुत दर्द होगा या फिर ब्लीड हो जाएगा, उसके बाद मैं हाँ जी मैं चल नहीं पाऊँगी। तो दे आर सो फोबिक अबाउट द होल थिंग। तो उनका ब्रेन और बॉडी सेम टाइम पे रेडी नहीं हो पाता है। तो फिर डॉक्टर, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? पहले होता है एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी, जहाँ पे आपको सामने वाले पार्टनर पे ट्रस्ट है। तो लाइक आई सेड, एक इमोशनल इंटीमेसी जब बिल्ड हो जाती है उसके ऊपर सेक्सुअल इंटीमेसी बिल्डअप होती है। दैट इज़ व्हेन योर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कम्स इन द पिक्चर। आज का पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर पता नहीं क्यों इस बात से काफ़ी बार हम बात करने से ही कतराते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है उसका सब्जेक्ट है सेक्स, और इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलिका अत्रे है। स्वागत है आपका। थैंक यू जयंती जी पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। सारे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। हो सकता है हमारा पॉडकास्ट लोग छुप छुप के देखें, सुने, पर देखेंगे ज़रूर। सो मुझे भी ऐसे लगता है कि वो राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और काफ़ी सालों से आप सेक्सोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट इस प्रोफेशन में काम कर रही हैं। बहुत सीधा सवाल है मेरा पहला कि ऐसे क्या कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको लेके लोग ज़्यादातर आपको अप्रोच करते हैं? ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल लड़कों में कॉमनली देखा गया है ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जहाँ पे अपना इरेक्शन वगैरह मेंटेन करने में इश्यूज़ आ सकते हैं। सेकेंडली होता है जैसे कि प्रीमैच्योर एजैकुलेशन या फिर डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, उसको पीएमई बोलते हैं, कॉमनली लोग पीएमई के नाम से जानते हैं उसको। थर्डली लोग जिस तरीके से आते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर या लिबिडो काफ़ी कम हो गई है, दिस इज़ सीन इन बोथ मेन विमेन एंड आई मीन LGBTQ+ ऑल्सो, कि डिज़ायर टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स यही ऑन द लोअर साइड है। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको वैजिनिस्मस बोलते हैं, या पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, इस टाइप की चीज़ें हैं, या वजाइनल ड्राइनेस। सो दीज आर ऑल्सो फ्यू थिंग्स जिसके लिए पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं। करेक्ट। जैसे आपने सेक्सुअल ड्राइव की बात की, मतलब सेक्सुअल ड्राइव ड्रॉप होना, तो ये सारी चीज़ें कहीं पे अपने हार्मोन्स के साथ कनेक्टेड है। करेक्ट। तो मतलब फिर ये सेक्सुअल ड्राइव कम होने के पीछे क्या रीजंस होते हैं? देखिए, सेक्सुअल ड्राइव एक जो फिनोमिनन है उसके कम होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए हम बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो हार्मोनल लेवल्स हैं, ठीक है, आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं फीमेल्स में, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, मेन के अंदर फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन है, तो ये सारे हार्मोन्स जब ऊपर नीचे जाते हैं तो उसकी वजह से सेक्सुअल ड्राइव ऊपर नीचे जा सकती है। अगर आप फीमेल्स में देखेंगे तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के बाद, तो उसके हिसाब से सेक्सुअल ड्राइव ऊपर नीचे जा सकती है। प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, पोस्ट प्रेगनेंसी, तो सेक्सुअल ड्राइव ऊपर नीचे जा सकती है। सिमिलरली फीमेल्स में जब मेनोपॉज वाला एज ग्रुप आता है, सो जो पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप है, सो जो पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं, बंद होने वाले होते हैं, तो उसके पहले का पीरियड, एंड देन पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड, तो उसके हिसाब से सेक्सुअल ड्राइव कुछ विमेन में नीचे जा सकती है। एंड एज डेफिनेटली कम्स इन द पिक्चर। और स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो नेचुरली बहुत सारे लोगों को वो जो डिज़ायर है, जो ड्राइव है, सेक्सुअल ड्राइव है, वो कम हो जाता है। सिमिलरली अगर बहुत सारे सब्सटेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं एंड अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स, तो वो सारी चीज़ें मिलके एक सेक्सुअल ड्राइव को बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ओके। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर, मतलब काफ़ी बार इस बारे में डिबेट्स भी होते हैं। क्या एक
एक्टिव सेक्सुअल लाइफ अगर आपकी है तो ही आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ है, ऐसे ये सही है या गलत है? सो इट इज़ अ मिथ। तो ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके बीच में एक सेक्सुअल इंटरकॉर्स ही हो रहा है तो ही आपकी मैरिज life को हम हैप्पी लेबल कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक हैप्पी रिलेशनशिप या हैप्पी मैरिज के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए। आप एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यू शुड गिव दैट रिस्पेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। और फिर प्रिवेसी होना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एक इमोशनल इंटीमेसी, इमोशनल बॉन्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट? आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, वो सारी चीज़ें अगर आप जानते हैं अपने पार्टनर के बारे में तो ये सारी चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। डेफिनेटली सेक्सुअल इंटीमेसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप होता है, बट सिर्फ दैट कैन नॉट बी द ओनली फैक्टर जो हमारे एक मैरिड लाइफ को डिफाइन करेगा। करेक्ट। बट मैंने ऐसे काफ़ी सर्वेज देखे हैं आजकल, जो नंबर्स बढ़ रहे हैं कि मैरिड लाइफ में यूजुअली द सेक्स ड्राइव जो कम हो गया है वो बहुत जल्दी हो रहा है अभी, ऐसे काफ़ी सर्वेज मैंने देखे हैं। तो ये मतलब कितना सच है? सो क्या हो रहा है ना, आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों का है, बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ जी रहे हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स ख़राब हैं, रात तक लोग फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम पे सो नहीं रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी जो एक्सरसाइज या सिंपल एज 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, लोग उस चीज़ को भी इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। आजकल आप अपने फ़ोन पे बैठ के 15 मिनट में ऑर्डर कर सकते हैं फूड, तो हम जंक फूड भी खा रहे हैं, बहुत सारा अनहेल्दी स्नैकिंग भी कर रहे हैं। तो वो सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। प्लस लाइक आई सेड कि अगर दोनों ही पार्टनर्स बिजी हैं, ड्रेन्ड आउट हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है टू रिजुविनेट देमसेल्व्स, तो वो सारी चीज़ों की वजह से सेक्सुअल जो प्राइम सेक्सुअल फिजिकलिटी वाला एंगल होता है वो थोड़ा सा डेफिनेटली डिक्लाइन हो जाता है। सो दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज। करेक्ट। तो फिर डॉक्टर, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए देखिए, तो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को डिवाइड कर देते हैं। पहले होता है एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी, जहाँ पे आपको सामने वाले पार्टनर पे ट्रस्ट है कि हाँ, ये मुझे कहीं छोड़ के चला नहीं जाएगा या चली नहीं जाएगी, या फिर ये किसी और के साथ चीट नहीं कर देगा, या फिर ये मुझको रिस्पेक्ट करता है फॉर हु आई एम, राइट, या फिर ये मेरे लिए अट्रैक्टेड फील करता है। तो ये सारी चीज़ें, एक इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अंडरस्टैंडिंग, वो कम्युनिकेशन, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, तो ये सारी चीज़ें, एक ओपन स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे पार्टनर को आप एक्सप्रेस कर पाते हैं ये चीज़ें। तो लाइक आई सेड, एक इमोशनल इंटीमेसी जब बिल्ड हो जाती है, उसके ऊपर सेक्सुअल इंटीमेसी बिल्डअप होती है। दैट इज़ व्हेन योर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कम्स इन द पिक्चर। जब हम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं या सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात करते हैं, तो बहुत स्पेसिफिक और स्ट्रेट सवाल है मेरा कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो पुरुषों को आकर्षित करते हैं और ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो महिलाओं को आकर्षित? तो ये आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो पहले तो क्या है ना, लोगों को मोस्टली लगता है कि जो लड़के हैं उन लोगों का सेक्सुअल ड्राइव हमेशा ज़्यादा होता है और लड़कियों का सेक्सुअल ड्राइव हमेशा कम होता है। सो ये कहाँ से आ रहा है? तो एक्चुअली ये तो एक कल्चरल चीज़ है जहाँ पे लड़कों को बोला जाता है कि आप एक्सप्रेस करो, आप किसके लिए किस चीज़, कोई फिजिकल एस्पेक्ट से आप अगर अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं तो वो बोलो। तो ये एक कल्चरल चीज़ है, राइट। और फीमेल्स को बोला जाता है, महिलाओं को बोला जाता है कि सेक्स एक गंदी चीज़ है, आपको नहीं करना चाहिए, या फिर खुल के ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, बोलेंगे तो आपके कैरेक्टर को जज कर लिया जाता है। तो वो सारी चीज़ों की वजह से फीमेल्स को, लड़कियों को ऐसा बचपन से ही बोला जाता है कि आप उस चीज़ को दबा के रखें या फिर आप उस चीज़ को सप्रेस करके रखें। सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीमेल्स को सेक्स नहीं चाहिए या दे डोंट वांट, उनको सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट शायद दुनिया क्या सोचेगी या लोग क्या सोचेंगे हम अगर उसको एक्सप्रेस कर देंगे, तो वो वाली चीज़ की वजह से काफ़ी सारी फीमेल्स अपने सेक्सुअल ड्राइव को या अपनी डिज़ायर्स को इन जनरल थोड़ा सा सप्रेस करके रखते हैं। वो काफ़ी चीज़ें आजकल चेंज हो रही हैं, डेफिनेटली अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रही है, तो वो एक चीज़ है। बट नेवरदलेस ऑल द जेंडर्स, सबको इक्वली सेक्सुअल एक्सप्रेशन करने का फ्री स्पेस होना चाहिए। सो यस। सो इसी को लेके एक सवाल कि मतलब इमोशनल बॉन्ड अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है जी, तो क्या सेक्सुअली एक्टिव होना चाहिए एक कपल को? सो देखिए, अगर एक मैरिड कपल है,
ऐसे बहुत सारे मैरिड कपल्स हैं जो हम लोगों के पास आते हैं, जो इमोशनली उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो बिना बोले एक दूसरे को जानते हैं कि कब किसका मूड ऑफ है, कब क्या है, उनको एक दूसरे की लाइक्स, पसंद नापसंद सारी चीज़ें उनको पता है। कभी कभी अपने ओन बिलीव्स की वजह से या सोसाइटी के बिलीव्स की वजह से कुछ सेक्शुअल ब्लॉकेज आ गए, या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं तो थोड़ा सा सेक्शुअल डिसफंक्शन आ गया, बट अदर डोमेन्स में वो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनके बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी एज ऑफ नाउ नहीं हो रही है तो उनका रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑफ कोर्स हेल्प इज़ अवेलेबल, हम उसको हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर वेज, जो भी इश्यूज़ है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर इमोशनली सब कुछ अच्छा है तो ज़रूरी है कि सेक्शुअली भी सब कुछ अच्छा हो। सो बेसिकली ये दो अलग चीजें हैं, एक जो goes hand in hand. एग्जैक्टली इट साथ गोज साथ हैंड चल इन रहे हैं, हैंड, बट इट जी। कैन आल्सो लाइक स्विच ऑन स्विच ऑफ भी हो बराबर, सकता है। that इट इज can नॉट happen. नेसेसरी दैट ये होगा तो ये ही होगा, या ये Correct. नहीं होगा तो ये नहीं होगा, Correct. the other way So around basically also. it's all about you, how you think and how you जी। approach. जैसे कि आप एक डी एडिक्शन एक्सपर्ट भी जी। है, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, डी एडिक्शन एक्सपर्ट। तो किस किस चीज़ों का डी एडिक्शन आप करती है, मतलब मैं जानना चाहूँगी। अच्छा, सो मोटा मोटा डी एडिक्शन दो चीज़ों का होता है, एक तो किसी केमिकल का या सब्सटेंस का, दूसरा होता है किसी बिहेवियर का। तो इसको हम बोलते हैं कि सब्सटेंस एडिक्शन एंड बिहेवियरल एडिक्शन। तो सब्सटेंस में जैसे आप अल्कोहल हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, वीड हो सकता है, जैसे गांजा, चरस, ओपियोइड हो गया, LSD, मेथ, कोकेन, सब कुछ हो सकता है। दूसरा हो सकता है बिहेवियरल एडिक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है, या मैस्टरबेशन का एडिक्शन है, या फिर शॉपिंग का एडिक्शन है, या गेमिंग का एडिक्शन है, या फिर आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हमारी ओपीडीज़ में गैम्बलिंग का एडिक्शन है। आजकल ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन बेटिंग, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है, सो मच सो वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स हैं। ईटिंग फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस ईटिंग, स्नैकिंग एंड एवरीथिंग, तो उस टाइप की चीज़ें बिहेवियरल एडिक्शंस के अंदर आ जाती हैं। तो आपके पास कभी ऐसे केस स्टडीज आए हैं, बहुत वियर्ड केस स्टडीज जो आप हैंडल कर रहे हो? यस, डेफिनेटली, बिकॉज आजकल बिहेवियरल एडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो गैम्बलिंग एडिक्शन जैसे मैंने आपको बोला, गेमिंग एडिक्शन भी बीच में आपने देखा होगा कि गेमिंग एडिक्शन का एक ट्रेंड बढ़ गया था। कि काफ़ी सारे, स्पेशली कोविड के बाद जब बच्चों के पास भी फ़ोन आ गए थे तो काफ़ी पेरेंट्स परेशान हो गए थे कि बच्चे बस पूरे टाइम गेम्स ही खेलते रहते हैं। काफ़ी सारे गेम्स बैन कर दिए थे, आपने देखा होगा। तो वो भी एक प्रॉब्लम था डेफिनेटली। बट आई वुड से आजकल ऑनलाइन गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आपने सारा पैसा अगर गवा दिया है तो आपको क्लिक करके पर्सनल लोन मिल जाएगा, लोन शार्क्स एंड एवरीथिंग। तो वो एक रैकेट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आजकल हम सर्विस के हिसाब से उस चीज़ का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। करेक्ट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपके पास ज़्यादातर कपल्स जी। क्या प्रॉब्लम्स या क्या कंसर्न्स लेके आते हैं? सो काफ़ी सारे कपल्स हमारे पास सिमिलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि वो एक दूसरे से डेटिंग साइट पे मिले, उन्होंने 2-3 बार एक दूसरे को मिला, कॉफ़ी शॉप पे मिला या फिर किसी रेस्टोरेंट में मिला, उन दोनों को अच्छा लगा, उन दोनों ने शादी कर ली। ठीक है, सो आपने सिर्फ एक इंसान को 2 या 3 बार मिला और आपने डिसाइड कर लिया मुझे इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। ठीक है, तो जब आप मुझे 2 बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे, 1 घंटे 2 घंटे के लिए मिलेंगे, तो आप तो बेस्ट, यू विल बी इन योर बेस्ट वर्जन, आई विल बी इन माई बेस्ट वर्जन, है ना। लेकिन जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है तो हमें नहीं पता सामने वाला इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे स्ट्रेस को परसीव कर पाता है, या फिर दूसरा पार्टी, राइट, वो अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस कर पाता है जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फाइनेंशियल स्ट्रेसर है या वर्क प्लेस का कोई स्ट्रेसर है। तो और दोनों लोग अगर स्ट्रेस है तो वो एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको तब समझ में आती है जब आपने एक्चुअली एक इंसान के साथ लंबा टाइम स्पेंड किया है और एक्चुअली आप सिर्फ मिले नहीं, आप रहे हो उस इंसान के साथ। तो क्या हो जाता है कि सारे कपल्स हम लोगों के पास आते हैं, बोलते हैं शादी के पहले तो सब कुछ ठीक था, ये मेरा ध्यान भी रखता था, ये मुझे रिस्पेक्ट करती थी, ये वो एंड एवरीथिंग, इस चीज़ के लिए हाँ बोला, उस चीज़ के लिए हाँ बोला। अभी शादी के बाद मुझे लगता है मैंने जिस इंसान से शादी करी है ये कोई दूसरा इंसान है और इसने मेरे साथ धोखा किया है, ये तो ऐसा था ही नहीं, ही ट्राइड टू बी समबडी एल्स। तो
इस टाइप की चीज़ें आती है। अब ऐसा नहीं है कि ही ट्राइड टू बी समबडी एल्स और शी ट्राइड टू बी समबडी एल्स, आपने वो समय नहीं दिया एक दूसरे को जानने का, है ना। सो अगर मैंने आपको 1 घंटे कॉफ़ी शॉप पे मिली अगर मैं आपको, तो उसमें मैं आपके बारे में कितना जान सकती हूँ? डेफिनेटली उतना ज़्यादा नहीं जान सकती कि आई कैन डिसाइड कि मुझे आपके साथ पूरा लाइफ स्पेंड करना है। तो वो एक इश्यूज़ आ जाता है। तो विदाउट नोइंग ईच अदर अगर आप एक डिसीजन ऐसा ले लेते हैं तो वो काफ़ी एडजस्ट करने में आफ्टर शादी हो जाती है, फिर आप लड़के के फैमिली के साथ रह रहे हो और उनकी भी फैमिली है, वो सारे मेंबर्स के साथ एडजस्ट करना है आपको, राइट। तो वो एक एडजस्टमेंट इशू एक बिग प्रॉब्लम आ जाता है लोगों को। तो बेसिकली रिलेशनशिप्स पे बेस्ड कंसर्न्स लेके भी लोग आपके पास आते हैं। यस। डॉक्टर, ऐसे कोई केस स्टडी के बारे में आप बता सकती है कि कुछ एक वियर्ड केस स्टडी आपके पास आए हो, या सेक्सुअल रिलेटेड कोई केस स्टडी आप शेयर करेंगी? देखिए बहुत सारे लोग एक्चुअली अवेयर नहीं हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड एज वैजिनिस्मस। तो इसमें क्या होता है, जब कपल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाते हैं तो जो फीमेल पार्टनर होते हैं वो सडनली फील करते हैं कि उनका जो इनर थाई मसल्स है या फिर जो जेनाइटल एरिया है वो टाइट हो गया है, और उसकी वजह से जो मेल है उनका जो जेनाइटल पार्ट है वो अंदर जा नहीं पा रहा है, और वो बार बार थोड़ा सा पुश कर देते हैं। तो इसकी वजह से जब बार बार ऐसा रिजेक्ट होने लगती है, बॉडी मेल को, पार्टनर को रिजेक्ट करती है, तो इसकी वजह से रिजेक्शन सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है मेल काउंटर पार्ट में। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझको सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील नहीं कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो उसकी वजह से उसको भी परफॉर्मेंस प्रेशर आने लगता है, या उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे इश्यूज़ आ जाते हैं। और जब फीमेल जो होती है उसको आइडिया नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो जब हम एक्चुअली उनसे अपने क्लिनिक में बुला के बात करते हैं तब समझ में आता है कि दिस इज़ समथिंग कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल। जो वैजिनिस्मस वाला कंपोनेंट है वो है। उसमें क्या होता है कि ग्रोइंग अप जैसे फीमेल्स को बोला गया है कि सेक्स इज़ बैड, इट शुड नॉट बी डन, या फिर सेक्स करेंगे तो बहुत दर्द होगा, या कुछ फीमेल्स ये भी आके बोलते हैं कि मुझे ऐसा डर लगता है कि वो अंदर जाएगा तो बहुत दर्द होगा, या फिर ब्लीड हो जाएगा, उसके बाद मैं मैं चल नहीं पाऊंगी। तो दे आर सो फोबिक अबाउट द होल थिंग। तो उनका ब्रेन और बॉडी सेम टाइम पे रेडी नहीं हो पाता है। सो क्या हो जाता है कि ब्रेन तो बोल रहा है कर लो बिकॉज इट इज़ योर पार्टनर, बट बॉडी इज़ नॉट रेडी। तो बॉडी रिलैक्स्ड फील नहीं करती, इनर थाई मसल्स एंड एवरीथिंग भी रिलैक्स्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से जो एंट्री है, जो मेल सेक्सुअल पार्ट का एंट्री, वो इनसाइड में हो नहीं पाता है, एंड इट फील्स लाइक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। तो ये एक चीज़ है जो मेनली साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस की वजह से होती है। सो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को उस टाइम पे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, एंड देन दे वुड कीप थिंकिंग कि मुझे कोई फिजिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड टेस्ट कराते रहेंगे एंड एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी नॉर्मल। करेक्ट। तो क्या ऐसे सिमिलर फोबियाज मेल में भी होते हैं? हाँ डेफिनेटली। देखिए मेल में अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी या परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत कॉमन है। सो अगर फर्स्ट टाइम भी अगर किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उनको बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, विल आई बी एबल टू लास्ट लॉन्ग और नॉट, या फिर मैं अट्रैक्टिव लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, मेरी बॉडी में कोई स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं है, मुझको जज तो नहीं करेंगे मेरे पार्टनर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एप्रीहेंशन बिल्डअप हो जाता है, तो उसको हम परफॉर्मेंस प्रेशर या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बोलते हैं कि वेदर आई बी एबल टू परफॉर्म और नॉट। और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे इश्यूज आ जाते हैं। यस, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। अगर एक एग्जाम है, एग्जाम के पहले बच्चे को आपने बहुत डरा दिया कि तुमको फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट आना है, तो वो पैनिक हो जाएगा एग्जाम से पहले। सो परफॉर्मेंस प्रेशर। सो बेसिकली एक डिसऑर्डर आप में क्रिएट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर सो स्ट्रेस्ड अबाउट इट, साइकोलॉजी की वजह से आप में एक डिसऑर्डर भी हो सकता है। इट्स लाइक अ कंडीशन, और उस टाइम पे आप वो चीज़ उस तरीके से कर नहीं पाएंगे जैसे आपने सोचा है करने के लिए, क्योंकि उस चीज़ के अराउंड इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने नहीं किया ठीक से तो मेरे पार्टनर मुझको क्रिटिकली कुछ बोल देंगे, कमेंट कर देंगे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम उनकी हिट कर जाती है, या फिर उनके कॉन्फिडेंस को वो शैटर कर देता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द होल प्रेशर जो बिल्ड कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। सो मतलब मैं नंबर जानना चाहती हूँ कि कितने कपल्स आपके पास शादी से पहले आते हैं ये डिस्कस करने के लिए, बिकॉज दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे आपको
मेंटली भी प्रिपेयर होना है ना। करेक्ट। सो अभी तक इंडिया में उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, बट दीज डेज एक तो लिव इन का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को अपनी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी समझ में आती है। तो वो अगर वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं बिफोर मैरिज तो लोग आ जाते हैं। एंड रिसेंटली अभी तो इंडिया में भी हम लोगों ने प्री मैरिटल काउंसलिंग एंड प्री मैरिटल कंपैटिबिलिटी काउंसलिंग इस टाइप की चीज़ें हम डेफिनेटली करते हैं। नंबर इज़ वेरी लेस। अच्छा, बट उसमें क्या क्या होता है, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ, सो जैसे आपकी जो पर्सनालिटी है और आपके पार्टनर की जो पर्सनालिटी है, या फिर आपके कुछ एम्स हैं या फिर आपके कुछ गोल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें कभी कभी पार्टनर्स एक दूसरे में डिस्कस ओपनली नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैंने अगर ये बोल दिया तो सामने वाला मुझे मना तो नहीं कर देगा, मेरे जज तो नहीं कर देगा, या फिर मुझे छोड़ तो नहीं देगा। तो वो हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जब बातें करते हैं, एक पार्टी का बात समझ के फिर दूसरे पार्टी से बातें समझ के, तो हम उन दोनों को एक कॉमन पॉइंट पे अग्री करवाने का कोशिश करते हैं। अगर वो डेफिनेटली अग्री करते हैं देन दे विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड अ रिलेशनशिप मच स्मूदर। तो दैट इज़ हाउ वी गो अबाउट इट। आई मीन कितना ज़रूरी है, मतलब ये सिर्फ हैप्पी सेक्सुअल लाइफ के नहीं बट हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली, मतलब यही है कि हमारे यहाँ पे सेक्स एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। और लाइक यू सेड कि विशेष तौर पर महिलाओं के बारे में, मतलब लड़कियों को हमेशा से सप्रेस किया गया है या इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता है और उस वजह से मेंटली भी हम उस तरह से एग्जैक्टली तैयार होते हैं। तो फिर ऐसे केसेस में आप कैसे हैंडल करते हैं और किस तरह से काउंसलिंग करते हैं और उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है क्या? आजकल तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल एंड पॉडकास्ट वगैरह भी आजकल लोग देखते हैं, तो उनको काफ़ी अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आने लगी है। तो आजकल मैंने देखा है फीमेल्स भी ओपनली अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स अपने पार्टनर को कन्वे कर देते हैं। बट अगेन इस टाइप के जब प्रॉब्लम्स फिर भी जब आते हैं तो एक सेटिंग में पॉसिबल नहीं होता। तो कभी कभी वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि एक बार हम चले गए और मेरा ब्लॉक सारा निकल गया दिमाग से, तो वैसा नहीं हो पाता है। बट इट टेक्स अ कपल ऑफ सेशंस एंड उसके बाद जब चीज़ें उनके दिमाग से भी डिफ्यूज़ होने लगती हैं या डाइल्यूट, वो जो मिसकंसेप्शंस है वो डाइल्यूट होने लगते हैं, काफ़ी हम तरीके उनको सिखाते हैं, तो इवेंचुअली थिंग्स स्टार्ट टू गेट बेटर। ओके। और जैसे कि डॉक्टर हम लोग मैरिड लाइफ के बारे में बात करें, सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करें, काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि जैसे आजकल लोग काफ़ी पैशनेट हो गए अपने करियर से रिलेटेड या चीज़ों से रिलेटेड। सो एक सर्टन एज में जब शादी होती है तो उसके बाद में एक सर्टन एज या एक सेट ऑफ इयर्स वो देते हैं खुद के करियर के लिए, या उनको जो भी गोल्स अचीव एग्जैक्टली खुद को एस्टैब्लिश करना है, सेटल करना है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या आगे जाके वो कंसीव करने में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? अच्छा, देखिए डेफिनेटली एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि नेचुरली 35 इयर्स के बाद थोड़ा सा फर्टिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। 40 के बाद ऐसा देखा गया है कि और हो जाता है। सिमिलरली मेन में भी ऐसा देखा गया है कि आफ्टर अ सर्टेन एज ग्रेजुअली आपका थोड़ा सा मे बी सेमेन क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। ख़राब नहीं बोलेंगे बट एटलीस्ट सम फैक्टर्स जो हमको चाहिए वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। तो द बेस्ट एडवाइस फॉर द कपल्स जिनको पता है कि हम 5 साल के बाद ही प्लान करेंगे या फिर हमारे एक सर्टेन करियर गोल्स हैं, ये हम सेट करने के बाद ही, अचीव करने के बाद ही करेंगे, तो आजकल बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप अपने एम्ब्रियो या फिर अपने एग्स को प्रिजर्व करा सकते हैं, ठीक है। तो कि मैं आफ्टर 40 ही फॉर एग्जांपल ये चीज़ें कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो उस हिसाब से यू कैन ऑलवेज टेक दैट कॉल। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे करियर में इतने साल के बाद ही करना है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। करेक्ट एंड सेफ एंड एक प्रिकॉशन आप पहले ही ले सकते हो। करेक्ट, वो प्लानिंग उस हिसाब से ही करते हैं आजकल कपल्स। करेक्ट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है महिलाओं के बारे में, मुझे मेनोपॉज के बारे में जानना है कि क्या मेनोपॉज की वजह से भी सेक्सुअल ड्राइव कम होता है या मेनोपॉज के बाद आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहते, ऐसी भी चीज़ें? अच्छा, देखिए ये भी एक मिसकंसेप्शन है। देखिए फीमेल्स में सेक्सुअल ड्राइव ऊपर नीचे थ्रू आउट लाइफ जाता रहता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, पीरियड्स के दौरान, पोस्ट पीरियड्स के पहले,
मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, सारी चीज़ें, ठीक है, रोलर कोस्टर राइड की तरह चलता रहता है। सो क्या हो जाता है कि आपका सवाल जो था मेनोपॉज के बाद, देखिए मेनोपॉज के टाइम पे और जो 45 टू दैट एज ग्रुप रहती है, ठीक है, तो उसके अराउंड थोड़े से जब हार्मोनल शिफ्ट चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं कि मूड ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा कभी कभी सैड लग सकता है, या फिर कभी एकदम से हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, गर्मी लगती है, स्वेटिंग आने लगती है, कुछ लोगों को इरिटेबिलिटी लगती है। तो वो जब मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली सेक्सुअल ड्राइव उस टाइम टेम्परेरीली थोड़ा सा डाउन जा सकता है, ठीक है, वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ विमेन में ऐसा देखा गया है कि जब पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं तो वो काफ़ी लिबरेटेड फील करते हैं, वो अपने ओपनली अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आजकल बहुत सारे फीमेल्स मेनोपॉज के बाद आपने देखा होगा आजकल वो हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। अच्छा। या तो ये सब हार्मोनल जो चेंजेस बॉडी में कुछ फीमेल्स को ज़्यादा आते हैं मेनोपॉज के बाद, तो उसको काफ़ी हद तक रिवर्स करने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट आजकल बहुत सारी फीमेल्स ले रहे हैं। बट लाइक आई सेड, हर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर ऐसा लगता है कि ज़रूरत है तो राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट के साथ सारी चीज़ें एक्चुअली एक वेल बैलेंस्ड वे में चलाई जा सकती है। राइट। और जैसे महिलाओं में मेनोपॉज का जो एक वो फेज़ होता है, क्या उसी तरह पुरुषों में भी होता है? हाँ, पुरुषों में ऐसा देखा गया है कि जैसे मेनोपॉज फीमेल्स में होता है तो ऐसा अब्रप्ट या शार्प नहीं होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन एज ऐसा देखा गया है कि थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जब कम होने लगता है तो नेचुरली कुछ लोगों में थोड़ा सा सेक्सुअल ड्राइव डिक्लाइन हो जाता है, या फिर एनर्जी लेवल या मूड इन जनरल वो थोड़ा सा लो होने लगता है, या फिर जो ड्राइव इन जनरल, जो मोटिवेशनल स्टेटस रहता है इन जनरल, वो थोड़ा सा कम होने लगता है। बट जैसे मेनोपॉज में देखा गया है कि एकदम आफ्टर अ सर्टेन एज व्हेन द पीरियड स्टॉप्स तो सडन डिक्लाइन आता है, तो मेल्स के अंदर वो ऐसा शार्प डिक्लाइन नहीं आता है, वो मच मोर स्मूदर ट्रांजिशन है। इसीलिए अगेन कुछ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह देना पड़ता है, ज़रूरत रहती है, तो आजकल वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स में, कुछ स्टडीज़ में इस वर्ड को एंड्रोपॉज बोलते हैं, जो मेनोपॉज का एक पैरेलल टर्म है। हाँ, एंड्रोपॉज बोलते हैं, बट अगेन कुछ स्टडीज़ के हिसाब से अभी वो एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, कुछ ये कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग बोलते हैं कि दैट टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, बट एनीवे दैट फिनोमेनन डेफिनेटली एग्जिस्ट। ओके। और डॉक्टर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि मतलब जैसे जैसे जनरेशन्स पास हो रहे हैं वैसे वैसे मतलब जो सर्वेज हैं या जो हम देखते हैं सोसाइटी में, तो उससे ऐसे पता चलता है कि कपल्स का कंसीव करने का, नेचुरली कंसीव करने का रेट भी बहुत ड्रॉप हो चुका है। हाँ, तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और हर कोई फिर IVF जैसे ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स को अप्रोच करना पड़ता है। तो क्या रीजंस हैं इनके लिए और क्या करना चाहिए कि यू विल बी सेफ? सो एक तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स डेफिनेटली कम इनटू द पिक्चर। तो आपका, जैसे मैंने पहले भी बोला कि फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, राइट, एक रेगुलर डाइट, ये जितना भी अनहेल्दी फूड है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। मोबाइल की वजह से काफ़ी सारे लोगों का आप देखेंगे कि रात में स्क्रीन टाइम, स्क्रॉलिंग चलता है, तो वो स्लीप हमारी बॉडी के लिए ना ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके अटेंशन स्पैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन हम लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमको लगता है कि हमने कुछ देख लिया नेटफ्लिक्स पे या किसी चीज़ पे, यूट्यूब पे देख लिया तो हमको वो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम वो चीज़ एक लॉन्ग टर्म में आप देखें कि आप 8 घंटे की जगह आप रेगुलरली 6 या 5.5 घंटे सो रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपके सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपके सेक्सुअल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा। आजकल स्मोकिंग, अल्कोहल, इस टाइप की चीज़ें लोग, बिकॉज उनके वर्क पे स्ट्रेस है तो दे माइट वेप और दे माइट यूज स्मोकिंग एंड ऑल, तो उस वजह से वो भी एक फैक्टर है जो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सेक्सुअल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। एंड आजकल वर्ल्ड इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि आप चाहते हैं कि आप अपने आप को एक बार करियर में एक सर्टेन लेवल पे सेटल कर लें, उसके बाद आप एक बच्चे का जिम्मेदारी लेंगे या बच्चे का जिम्मेदारी उठाएंगे, तो नेचुरली वो जो एज है एट विच आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी थोड़ी सी एडवांस होती जा रही है, राइट। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट कम इन टू द पिक्चर। पॉल्यूशन ऑफ कोर्स आजकल बढ़ गया है, तो वो सारी चीज़ें इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ को डायरेक्टली भी इम्पैक्ट करते हैं।
ओह, सो बेसिकली ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, और ये फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ से ही जुड़े हुए हैं, लाइफस्टाइल से ही जुड़े हुए हैं। तो मतलब इसका मतलब डॉक्टर ये कह सकते हैं कि आगे जैसे जैसे और एडवांस टेक्नोलॉजीज आएंगे और हम और एडवांस होते जाएंगे, वैसे वैसे ये रेट और ड्रॉप होता जाएगा। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। हम चेस करते जा रहे हैं ना चीज़ों को। करेक्ट करेक्ट। तो कॉन्स्टेंटली भागम भाग में लगे हुए हैं लोग, Right, तो right, रिलैक्स right. नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि आप सेक्सोलॉजिस्ट तो है ही, पर उसके साथ आप एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी है। तो ऐसे कोई केस स्टडी आपके पास आए हैं जो डी एडिक्शन और सेक्सुअल दोनों फैक्टर्स को मिला के हो? जी, काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे होती है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आजकल दे ओपनली स्पीक कि उनको पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है। तो बहुत सारे लोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं एंड इवेंचुअली मैस्टरबेट करते हैं। तो इसके बाद क्या हो रहा है, जब ये बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है ना, तो फिर उनको वो बहुत कंफर्टेबल स्पेस लगती है कि अपने कंफर्ट जोन में उन्होंने किया जो किया एंड दे फील हैप्पी अबाउट इट इनिशियली। तो फिर उसकी वजह से वो जो उनकी पार्टनर्ड एक्टिविटी है तो उसको इग्नोर करने लगते हैं, या फिर पार्टनर को जो भी उनको सेक्सुअल एडवांसेस टुवर्ड्स पार्टनर करने चाहिए तो वो सारी चीज़ें वो नहीं करते हैं। फिर उनका पार्टनर बहुत इग्नोर्ड एंड निगलेक्टेड फील करने लगता है। उनके पार्टनर को ऐसा लगने लगता है मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, या फिर दिस इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी एल्स। या फिर जब एक्चुअली भी वो पार्टनर के साथ एक्टिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं तो जस्ट बिकॉज पॉर्न के थ्रू उनका एक्सपेक्टेशन इतना अनरियलिस्टिक हो गया है कि उनको जो रियल लाइफ इंटरकोर्स है उसको देख के उनको अराउज्ड फील नहीं हो रहा है। तो वो सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं पोर्नोग्राफिक एडिक्शन की वजह से, जो एक्चुअली आपकी सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। पर जैसे आपके पास ये केस स्टडीज़ आते हैं, क्या ये रिजॉल्व हो पाते हैं? इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग, डेफिनेटली। Exactly. इट इज़ लाइक, अगर मैं आपको Sessions बोलूँ, होते हैं करेक्ट, उसमें। सेशंस होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एक दिन में आप अल्कोहल अगर आपको एडिक्शन हो गया और आप एक दिन में छोड़ दें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली हम बहुत सारे सेशंस और एक्चुअली रूट प्रॉब्लम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान एक एडिक्शन की तरफ क्यों जा रहा है। क्या वो स्ट्रेस था तो उस चीज़ को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है, या फिर उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो रिलैक्स फील करके सोने के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। तो वो एक्चुअली वो रूट प्रॉब्लम क्या है पहले उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ही वहीं से चालू होता है। करेक्ट। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है जहाँ पे आपको एक्चुअली इंटरनली उनके डिटॉक्स करना है बारे में समझ के यू हैव टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर देम। यस यस। और डॉक्टर, इसी के साथ एक मतलब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो काफ़ी बार मेंस में देखा जाता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, या फिर यू नो दे फील कि अगर मेरी पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसके भी अलग रेपरकशंस हो सकते हैं। ठीक, देखिए सर, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज हो जाता है। मान लीजिए झगड़ा हो गया, ठीक है, या फिर उसने आपके पार्टनर ने आपको कोई बात बोल दी दैट स्टेड विद यू, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही है, और जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं तो समवेयर वो चीज़ आपके दिमाग में आ गई और आपको शायद उस टाइम पे नहीं आप परफॉर्म कर पाए, मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसा 2-3 बार हो गया फॉर एग्जांपल। तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला पार्टनर आपको काफ़ी क्रिटिकल तरीके से बोल दे कि ऐसे मेरे पेशेंट्स मुझे आके भी बोलते हैं कि पार्टनर ने ऐसे बोल दिया कि तुमसे तो होता ही नहीं है, क्या है ये, दिखाओ, जाके ठीक करा के आओ। तो इस वजह से उनका वो जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, राइट, तो वो काफ़ी लेवल पे शैटर हो जाता है। तो वो जब भी नेक्स्ट टाइम करने जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा एंटिसिपेशन में ट्रिगर हो जाता है कि वो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अगली बार वो ठीक से कर पाएँ। बट ऐसा देखा गया है कि वो लोग ही अगर मान लीजिए मैस्टरबेशन कर रहे हैं या फिर उनका कोई और पार्टनर भी है तो उस टाइम पे उनको वो इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज इमोशनली इस पार्टनर के साथ चीज़ें या इक्वेशन अच्छी नहीं है। तो वो पर्टिकुलर इरेक्शन का प्रॉब्लम इस पार्टनर के साथ आ रहा है, मास्टरबेशन में नहीं आ रहा है या दूसरे पार्टनर के साथ नहीं आ रहा है। तो वो भी लाइक आई सेड इमोशनल बॉन्डिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। बेसिकली डॉक्टर, ये सारा जो है वो आपके मेंटल हेल्थ से आपके साइकोलॉजी से जुड़ा है, एंड यू नो जिस तरह से आप रेज हुए, जैसे बॉर्न एंड बॉट अप है आप, उस सारे फैक्टर्स यहाँ पे आके अटक जाते हैं। इसीलिए साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट सब एक ही सिमिलर एक्सपर्ट्स होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
बट अपार्ट फ्रॉम दीज लाइक अगेन आई कम कि आप एक डी एडिक्शन एक्सपर्ट है जी। और जैसे कि आजकल मोबाइल पे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है, बच्चों में दिख रहा है, इवन बड़ों में भी दिख रहा है। Correct. आपके पास मैक्सिमम केसेस कौन से आते हैं? मैक्सिमम केसेस अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स जब अपने बच्चों को लेके आते हैं कि डॉक्टर ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, मार्क्स इसके ख़राब होते जा रहे हैं, तो क्योंकि ये पूरा टाइम फ़ोन यूज़ करता रहता है, देन आई ऑलवेज आस्क देम आप क्या करते हैं पूरे टाइम, आप जब अपने ऑफिस से आते हैं आप क्या करते हैं। देन ऑफ कोर्स दे डोंट रियलाइज इट, बट जब मैं उनसे सवाल पूछती हूँ तो उनको समझ में आता है कि हम भी पूरे टाइम फ़ोन में ही हैं, खाना खाते हुए भी हम अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रात को सोते हुए भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो आप अगर टेबल पे बैठे हैं सब लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फ़ोन यूज़ ना करे। और ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है क्योंकि वो बच्चा है, विच इज़ फाइन, तो आप उस चीज़ में एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी नहीं है या फिर आप टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप अपने बच्चे को फ़ोन दे देते हैं कि इसमें गेम खेल लो, चुप हो जाओ, राइट। तो वो चीज़ तो आप ही ने उसको सिखाई है, फिर आप डॉक्टर के पास उसको लेकर आते हैं कि ये फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो इस केस में अब बच्चे को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बच्चे ने वही चीज़ देखी है, वही चीज़ सीखी है, तो वो कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग है जो बच्चा जिस तरीके से बिहेव कर रहा है क्योंकि वो उसने देखा है, तो वो काफ़ी कॉमन है आजकल। करेक्ट। तो बच्चे से ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम पेरेंट्स को भी काउंसल करें। करेक्ट। एक हमारे ही टॉपिक से जुड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो मे बी काफ़ी हमारे व्यूवर्स को भी उसका फ़ायदा होगा डॉक्टर, मतलब जैसे कि आप साइकेट्रिस्ट भी है और आप एक सेक्सोलॉजिस्ट भी है, ऐसे कोई एडवाइस आप देना चाहेंगी, ऐसे कोई टिप्स आप शेयर करना चाहेंगी कि जिसकी वजह से हमारी मैरिड लाइफ हो या कपल में जो बॉन्ड हो वो भी स्ट्रांग हो और सेक्सुअली भी एक्टिव हो, ऐसे कुछ बातें जो आप बताना चाहेंगी ताकि वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए? पहले तो अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से जान लीजिए, अपनी तरफ से हमको श्योर होना है कि हमको इसके साथ रहना है, राइट। वो श्योरिटी एंड स्टेबिलिटी फ्रॉम इनसाइड होना चाहिए। मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोला फॉर एग्जांपल कि 3 महीने के अंदर तुमको शादी करनी ही है, या फिर सामने वाले लोग क्या बोलेंगे इसीलिए मैंने शादी कर ली, तो दैट मीन्स आप 100% श्योर फ्रॉम द स्टार्टिंग थे ही नहीं, ठीक है। तो वो एक 100% श्योरिटी फ्रॉम विद इन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली हमको एक दूसरे को रिस्पेक्ट, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एज अ पार्टनर अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप भी कहीं ना कहीं उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि हम अपने पार्टनर के साथ ओपनली कम्युनिकेट करें, एकदम नॉन जजमेंटल वे में कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। मैं अगर अपने पार्टनर को कुछ बोल रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये मुझे जज करेगा तो शायद मैं आधी बातें नहीं बोल पाऊँगी, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह जाएंगी और कहीं ना कहीं फिर वो आउटबर्स्ट के फॉर्म में निकल जाएंगी। और उस वजह से जब आउटबर्स्ट रिपीटेडली अगर होंगे तो इमोशनल बॉन्ड आपका कभी भी अच्छा हो नहीं पाएगा, वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी आ नहीं पाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें डेफिनेटली हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। एंड एक चीज़, एक स्पेस का कंसेप्ट होता है, कुछ मतलब पार्टनर्स आके बोलते हैं कि आई डोंट गेट माई स्पेस, आई डोंट गेट माई स्पेस। तो जब एक पार्टनर बोलता है कि आई नीड माई स्पेस, तो कभी कभी दूसरा पार्टनर ऑफेंड हो जाता है कि हम तो एक पार्टनर है, इसको क्यों अपना स्पेस चाहिए, ये मुझको इग्नोर कर रहा है, मुझको निगलेक्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। आप पार्टनर्स हैं तो ऑब्वियसली आपको टुगेदर आपको आगे बढ़ना है टुगेदर एज अ यूनिट, वो ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमको अपना इंडिविजुअलिटी नहीं खोना है इस प्रोसेस में, राइट। तो वो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना एंड एट द सेम टाइम मूविंग टुवर्ड्स अ कॉमन पॉइंट एज अ यूनिट, वो एक फाइन बैलेंस स्ट्राइक करना है, बट दैट इज़ द होल गेम ऑफ इट। करेक्ट। सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो आपने अभी बताई डॉक्टर, कि जिस वजह से सबसे पहले तो एक दूसरे को जान लो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, और एक दूसरे को क्या चाहिए वो भी जान लो, बिकॉज वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई फील दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस और हमारे व्यूवर्स को भी इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। Yes, thank you. आपने जिस पॉडकास्ट में इनवाइट किया, and I think we will have this again. Yeah. How much time is there? डॉक्टर, सेक्सुअल कंसर्न्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेल फीमेल जेंडर के ही लोग आपके पास आते हैं, हो सकता है आपके पास LGBT कम्युनिटी के भी लोग आते होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। तो क्या कंसर्न्स के साथ आते हैं और मतलब किस तरह की सलाह या किस तरह से वो रिजॉल्व किया जाता है?
देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग से चालू करूँ तो डेफ़िनेटली जैसे एक बच्चा है, अगर उसको लगता है कि वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में ओपन अप होना चाहता है कि वो फीमेल नहीं फ़ील कर रही है या फिर वो मेल फ़ील नहीं कर रही है या समवेयर जेंडर फ्लूइड पे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब वो अपनी फैमिली को या पेरेंट्स को इन द फर्स्ट प्लेस बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि फैमिली एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगी, तो वो काफ़ी टाइम तक अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। एक ऑब्वियसली एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो बोलते हैं कि अभी आप शादी कर लो, सेटल हो जाओ एंड एवरीथिंग, देन दे रियलाइज़ कि अच्छा हाँ अभी तो हमको बताना पड़ेगा। सो वहाँ पे जब लोग बताते हैं अपनी फैमिली को, तो फैमिली का रिस्पॉन्सेज मोस्ट केसेस में अच्छा नहीं होता है। तो वहाँ पे फैमिली हमारे पास लेकर आ जाती है कि हमारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, ये ऐसे बात कर रहा है या ऐसे बात कर रहे हैं, तो आप इसको समझा दो, आप इसको दवाई देके ठीक कर दो, इस टाइप की चीज़ें आप उसको शॉक देके ठीक कर दो। तो ऐसे केसेस हमारे लिए जब इस स्टेप से आता है तो हमारे लिए फ़र्स्ट स्टेप ऑलवेज़ यही होता है कि हम पेरेंट्स को काउंसल करें कि ये नॉर्मल है, योर किड इज़ नॉट समथिंग जिसको दवाई का ज़रूरत है। अगर वो LGBTQ+ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो दैट इज़ ओके एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। जस्ट बिकॉज उन चीज़ का चीज़ों का एक्सपोजर नहीं है तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वैसा नहीं होता है। अदर देन दैट बहुत सारे लोग जब जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए जाते हैं, सेक्स चेंज वाली सर्जरीज़ के लिए जाते हैं, तो उसके पहले अ कपल ऑफ साइकेट्रिक कंसल्ट्स हमको देना पड़ता है कि आप एक मेंटली एंड इमोशनली सेन स्टेट ऑफ माइंड में होने के बाद ये डिसीजन ले रहे हैं कि आपको अपना जेंडर चेंज करना है। जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आपको बर्थ पे एक जेंडर असाइन हुआ, वो एक लड़की थी, ठीक है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड रेज्ड एवरीथिंग लाइक अ गर्ल, बट कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील होता है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, बट इट्स जस्ट दैट मैं एक लड़की की बॉडी में ट्रैप हो चुकी हूँ। वो चाहती है कि मुझे लड़की नहीं, लड़कों की तरह आप बुलाओ, लड़कों की तरह ट्रीट करो, उस प्रोनाउंस के साथ हमको ट्रीट करो, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर उनको बाद में जाके जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करानी है तो हमको बस एक सर्टिफिकेशन भी होता है कि हमने इवैल्यूएट किया है एंड आप अपने पूरे सेम स्टेट ऑफ माइंड में डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो आप बाद में रिवर्स नहीं कर पाते हो या तो उस टाइप की चीज़ें डेफिनेटली आती है। पर जैसे सेक्स चेंज की ये जो सर्जरीज होती है, तो क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, डेंजरस नहीं, अगर आप एक प्रॉपर एक्सपर्ट से कराते हैं तो इस टाइप की चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो वो सारे रिस्क एंड बेनिफिट, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही एक्सपर्ट्स टेक अ डिसीजन कि आप ये सर्जरी कराएं या नहीं कराएं। बट अगर आप मेडिकली फिट हैं, वो सारे चेक बॉक्स हमने अगर टिक कर लिए हैं, तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू आगे प्रोसीड कर सकते हैं। शुडंट बी अ प्रॉब्लम। थैंक यू अंजलिका जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आई और बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, जो काफ़ी कॉमन है पर एक्चुअली कॉमनली ट्रीट की नहीं जाती, कॉमनली बातें भी नहीं की जाती इसके बारे में। सो आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छे टेक अवेज उनको मिलेंगे और उसके बाद शायद वो डॉक्टर्स को भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है ना कि शर्म की वजह से, हिचक की वजह से हम लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और ये प्रॉब्लम हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच।